अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जो है वो होने जा रही है और इसी के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि उनको जो बेंच है उसकी तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये भी बयानात आ रहे हैं कि बेंच की तश्कील जो है वो दुरुस्त है और उन्हें PTI को ख़ास तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात नहीं हैं। PTI जो है इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है और PTI मुसलसल मुज़ाकरात की दावत कबूल करने से इनकार कर रही है। कल भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सियासी जमातें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM है, उस हवाले से उन्होंने बाइकाट कर रखा है कि इन तीन जमातों से तो कम से कम मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर अगर इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट का मामला जो है वो मामला अगर देखें तो उसके बाद FIA की जानिब से PTI चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इसी के साथ साथ जो तर्जमान हैं PTI के, उनको नोटिस जारी करके तलब किया गया है। अब आने वाले दिनों में अगर हम ये देखें कि हाल ही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद MQM के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अमीनुल हक साहब ने कहा है कि वफाक में मज़ीद जो वजारतें हैं उस पर भी वज़ीर आज़म साहब से बातचीत हुई है और कायमा कमेटियों के हवाले से भी बातचीत हुई है। जो MQM का ड्यू शेयर बनता है हुकूमत में वो MQM ने दोबारा मांग लिया है। तो अब जो ट्वीट का मामला है ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले सवाल तो ये होगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत मुसलसल PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन PTI आपकी वो दावत, वो पेशकश मुसलसल मुस्तरद कर रही है। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI के इस बयान या इस रद्द-ए-अमल के बाद आपको कौन सा रास्ता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हम मुल्क के मफाद में सियासी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के वसी तर मफादात के लिए हम चाहते हैं कि न सिर्फ PTI बल्कि तमाम सियासी जमातें जो है वो कम से कम एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर मुतफिक हो जाएं और हम मिलजुल के आगे बढ़ें और मुल्क को इस दलदल से निकालें। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि सियासी रिवायात के बिल्कुल बरक्स, जमहूरी इक़्तिदार के बिल्कुल बरक्स, जो एक सियासतदानों में अफ़ाम व तफ़हीम होती है, मामलात को मिलजुल के हल करने की एक स्पिरिट होती है, वो PTI के अंदर हमें नज़र नहीं आती। PTI की पूरी तारीख़ जो है वो मुज़ाकरात या मुफ़ाहमत या अफ़ाम व तफ़हीम, गिव एंड टेक, इस तरह की चीज़ों से खाली है। वो तसादुम है, उसमें लॉन्ग मार्च हैं, उसमें धरने हैं, उसमें जलसे हैं, उसमें जुलूस हैं, उसमें धमकियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आज भी जारी हैं। तो अफसोस का मकाम ये है कि चलें, मुकदमात हैं, हम उन मुकदमात में कोई रियायत देना भी नहीं चाहते और दे भी नहीं सकते। 9 मई जो है वो अपना एक ऐसी वारदात है जिसमें बगावत की बू आती है, जिसमें साजिश की बू आती है और हम उस सिलसिले में न तो कोई रियायत देने के कायल हैं, न देना चाहते हैं। वो अपना रास्ता लेगा कानून और ले रहा है, लेकिन जो ऐवान के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, कानून साजी में शरीक होते हैं, रोज़मर्रा के मामलात में शरीक होते हैं। अभी बजट आ रहा है, बजट तजावीज़ मुरतब होंगी, अवाम की फलाह बहबूद के इक़दाम होंगे, सरकारी मुलाजमों को रियायत दी जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी वो नहीं बैठते हमारे साथ। तो ये अफसोस का मकाम है। अब ये है कि हम इरफान सिद्दीकी साहब, सर, माजी में जैसे मियाँ साहब ने एक सरप्राइज़ दिया था कि वो बनी गाला चले गए, खान साहब से उन्होंने मुलाकात की थी, क्या इस बार भी ये मुमकिन है कि मियाँ साहब बराह रास्त इमरान खान से कोई रब्ता करें? कोई ऐसा सरप्राइज़ आप देख रहे हैं? मुझे इसके कोई इम्कान नज़र नहीं आते और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी तरफ से इसमें कोई वो हिचकिचाहट है या तज़ब्ज़ब है। हम किसी दीवार के साथ, और दीवार भी ऐसी जो फौलाद की दीवार हो और जिसमें कोई लचक ना हो, जिसमें एक तरह की लचक से भी आगे की बात हम करते हैं कि जिसमें एक परले दर्जे की रौनक पाई जाए। हम क्या मुंह लेके वहाँ जाएं? और फिर ये है कि वो एक ऐसे कैदी नहीं है जिसके पीछे कोई सियासी इल्ज़ामात हैं, जिसके पीछे कोई गद्दारी या किराएदारी का कानून है, या के पीछे कोई रेफरेंसेस बने हुए हैं उस तरह के जिस तरह मियाँ साहब के बने थे। उनके मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं और उनके पीछे, उनके सर के ऊपर मंडला रहा है 9 मई।
हम ये नहीं कर सकते हैं कि उनकी दहलीज के ऊपर जाके खड़े होकर 10 बस्ता उनसे ये ख्वाहिश का इजहार करें जी कि आए हमसे मिले, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा कि हम दरवाज़ों के बाहर खड़े होकर हाँक लगाएं, आवाज़ें लगाएं और ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारें जी कि आएँ। आना चाहेंगे तो ज़रूर आएँ, हम बात करें। सर, लेकिन जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इन केसेस का अंजाम आप क्या देख रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा? मामला उसी तरफ जाएगा जिस तरफ कानून लेके जाएगा। देखें ना, बाज़ केसेस जो हैं, हमारे किसी केस के अंदर, चाहे वो मियाँ साहब पे था, हमारे बाकी लीडरों पे था या किसी पे था, उनकी नौयत से आप वाकिफ़ हैं, इनके केसेस की नौयत से आप वाकिफ़ हैं। तोशा खाना एक मटीरियल केस है, चीज़ें वहाँ से निकली हैं, चीज़ें वहाँ से रियायती और बेइंतहा रियायती कीमत पे ली गई हैं, बाज़ारों में बेची गई हैं। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंदराज ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ से उठाई गई। ये मटेरियल एविडेंस है। इसी तरह उनकी फॉरेन फंडिंग है, उसी तरह उनका ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो सबके सामने है। रियायत दी गई है, ज़मीन उसके बदले ली गई है। तो इन चीज़ों से अगर वो ओहदा बरा होकर निकल के आते हैं ड्यू प्रोसेस के ज़रिए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो ड्यू प्रोसेस में रहे हैं, झूठे केसेस में भी, वो सच्चे केसेस के अंदर भुगते। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर ये भी बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ, अगर आप देखें तो कि पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मनी की साजिश कर रही है, डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग हो रही है। क्या इन तमाम इश्यूज़ के बाद ये ऑप्शन जो है वो टेबल पर मौजूद है कि आने वाले दिनों में कोई पीटीआई के ऊपर पाबंदी आयद की जाए या इस तरह का कोई रेफरेंस मूव किया जाए? अभी मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, ना पार्टी की सतह पे ना हुकूमत की सतह पे कोई इस तरह का गौर खौज हो रहा है। लेकिन जो कुछ कर रही है पीटीआई, वो एक सियासी जमातों वाला किरदार अदा नहीं कर रही, वो खुद ब खुद मादूम होती जा रही है। देखिए ना, 53 साल के बाद उनके पेट में मरोड़ उठा हुआ है सकूत डाका की रिपोर्ट का। 53 ईयर्स हो गए हैं इस साने को, और इस दौरान वो इक़्तिदार में भी रहे हैं, वो स्ट्रगल में भी रहे हैं। और ख़ान साहब की पार्टी की तश्कील के फ़ौरन बाद मार्शल लॉ लगा परवेज़ मुशर्रफ साहब का, अगर वो सकूत डाका में यकशा खान के किरदार के आज बड़ी खुल के मजम्मत कर रहे हैं और फ़र्द वाहिद की शिकायत कर रहे हैं कि उसके मुँह से सारे अहकामात फूटते हैं, तो उस वक्त तो मुशर्रफ के साथ क्यों खड़े हो गए थे? तब सकूत डाका नहीं था, तब सकूत डाका की रिपोर्ट नहीं थी। वो क्यों परचम लिए हुए उसके रेफरेंडम की हमायत कर रहे थे और उस वक्त तक करते रहे जब उनको मतलूबा सीटें नहीं मिली? क्या जब वो जनरल फैज़ के साथ खड़े थे या उसकी मदद ले रहे थे, या ज़हीरुल इस्लाम के साथ थे, या जनरल पाशा के साथ थे, या जनरल बाजवा से रियायतें ले रहे थे, या उन्हें उम्र भर की एक्सटेंशन दे रहे थे, तो कहाँ था सकूत डाका? उस वक्त नहीं था। फिर अगर सकूत डाका ऐसी ही ज़रूरी चीज़ थी जो पढ़नी है और पढ़ानी है, अपने 4 साल हुकूमत में निसाब का हिस्सा बना देते। उन्होंने किसी एक सिफारिश के बारे में भी जिक्र किया है कि यार ये हमीदुर रहमान कमीशन की सिफारिश है, हमने 4 साल हुकूमत की है, हमने इस सिफारिश पे अमल किया? उन्होंने देखा ही नहीं है उसकी तरफ। आज लेकिन सर वो तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि खान साहब तो जेल में है, उनका अकाउंट कैसे इस्तेमाल हुआ इसकी तहकीकात हो रही है। उनकी ये देखें, ये गोरमानी साहब इस चीज़ की दलील है कि जिस तरह वो 9 मई को डिसओन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि 9 मई को क्या गारतगरी हुई है, आज वो उसे डिसओन करते हैं। कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं सारा कुछ फ़ौज ने खुद करके हमारे सर डाल दिया। जब कोई चीज़ उल्टी पड़ जाती है ना, उनको तरकीब उनकी होती है, साजिश उनकी होती है, नुस्खा उनका होता है, दवाई के जो असरात हैं वो उल्टे हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है उस मेडिसन का। फिर कहते हैं नहीं नहीं जी, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा तो इससे कोई वास्ता नहीं। वो बैठे हुए हैं, कहते हैं जी जेल में बैठे हुए हैं। ठीक है, जेल में बैठे हुए हैं। जेल में बैठा हुआ कोई कैदी आर्टिकल लिखता है और उसके आर्टिकल छपते हैं बैनुल अक़वामी अखबारों में। डिसओन किया है इन्होंने कि जी हमारा आर्टिकल नहीं है, खान साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, आर्टिकल कैसे आ गया? तो सर ये कैसे लिखे जा रहे हैं सर? मैं ये पहले तो मैं उस सवाल का जवाब दूं ना जो आप कह रहे हैं। फिर उनके इंटरव्यूज छपते हैं, सवाल जवाब होते हैं, वो कैसे छपें? अगर ये ट्वीट नहीं कर सकते तो इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं? ये आर्टिकल कैसे लिखते हैं? ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इनकी आशीर्वाद से हुआ है, ये सिर्फ ट्वीट नहीं है। इसको ट्वीट कह के हम जो जहरनाकी है उसको कम करते हैं।
आप उसका पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, वो एक दस्तावेजी फिल्म है छोटी सी, उसमें चुन चुन के वो तस्वीरें लगाई गई हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने बहुत मजालम किए हैं मकामी लोगों पे। मुफ्ती बानी क्या करती रही है या दूसरे, वो इससे खारिज है। ये बिल्कुल इंडियन जहन से अगर कोई फिल्म बनेगी तो यही बनेगी। तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से वो साफ, कभी वो कहते हैं जी कि हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, उधर से पैगाम आता है जी कि शाबाश देता हूँ, मैं इखराज तहसीन पेश करता हूँ। और फिर कौन सी पार्टी है आपकी गुरमानी साहब सियासी जो यहाँ काम कर रही है और उसके अकाउंट्स हैं और उसके अकाउंट हैंडलर जो हैं वो अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए, क्यों बैठे? लेकिन सर फिर ये मुमकिन कैसे हो रहा है? मेरा सवाल फिर वही होगा कि जेल के अंदर ट्वीट्स और ये आर्टिकल्स लिखे कैसे जा रहे हैं? ये तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल। ये सही आपका सवाल है और ये मेरा भी सवाल है कि एक कैदी, मैं अगर 2 दिन भी रहा हूं तो मेरी तलाशी होती थी कि मेरी जेब में कोई कागज तो नहीं है, मेरी जेब में कोई कलम तो नहीं है। मतलब है कि मेरा तो कोई जुर्म भी नहीं था। नहीं सर, आपको ये कोई शक या ये कोई शुबा है कि उनको सहूलियात दी जा रही हैं जेल के अंदर और फिर पंजाब में आपकी हुकूमत है तो मरियम साहिबा को नोटिस लेना चाहिए? मरियम साहिबा को भी नोटिस लेना चाहिए और उन तमाम मुतल्लिका इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि जो सहूलत ना नवाज शरीफ को मिली, ना जरदारी को मिली, ना किसी और को मिली, इनमें से किसके इंटरव्यू छपते थे, किसके आर्टिकल छपते थे, किसके इस तरह के ट्वीट आते थे, किसके ट्वीट हैंडलर जो थे वो बाहर बैठे हुए थे कनाडा में, अमेरिका में। तो ये चीज़ें जो हैं इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप अमेरिका में बैठे हुए अपने हमनवाओं या पेड लोगों से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इसलिए प्रोपेगेंडा कराएं कि वो कराची में होगा तो पकड़ा जाएगा, लाहौर में होगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसे मुल्क से बाहर भेज दो। मुल्क से बाहर जो और कुछ लोग बैठे हुए कर रहे हैं ये भी करते रहे, ऐसे नहीं है। और जब वो उल्टी पड़ जाए तो फिर बहाने तराशें, दलीलें दें, जवाब बयान करें। ये मैं समझता हूँ कि 9 मई से भी बड़ा हमला किया है इन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जो सरबराह है उसे रुस्वा करने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की है, ऐद हाज़र का यक्षा खान करार देने की कोशिश की है। अब मुकर रहे हैं इस चीज़ से कि हमने नहीं किया। लेकिन सर आने वाले दिनों में ये भी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ तासुरात जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि शायद वफाक में अहम तब्दीली आए। क्या आप भी वफाक में अहम तब्दीली देख रहे हैं कि आने वाले कुछ माह में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाले? ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? ऐसी गुरमानी साहब कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। न सिर्फ ज़ेर गौर नहीं है, मैं इसके कोई इम्कानात, इसके कोई आसार दूर दूर तक नहीं देखता। बस ये कुछ ज़हनों की इख्तराआत हैं जो कुछ न कुछ शगुफ़े फूटते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत उनके साथ है, इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं और मामलात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर आखिरी आपसे सवाल होगा कि जैसे माजी में पीटीआई के ऊपर तनकीद हुई कि उनका लंबा प्लान है, शायद वो किसी को तोसी देना चाह रहे थे, किसी को अहम ओहदे पे लाना चाह रहे थे, अब ये तनकीद आपके ऊपर हो रही है कि शायद आपका प्लान जो है वो लंबा है कि चीफ जस्टिस साहब को तोसी दी जाए, आर्मी चीफ साहब को तोसी दी जाए। अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में कहा है कि चीफ जस्टिस हो या कोई और हो, किसी को तोसी नहीं मिलना चाहिए। तो अपोजिशन लीडर साहब वक्त से पहले ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, आप समझते हैं? देखें, वक्त से पहले इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये आने वाले वक्त में एक तस्वर खुद ही तराशते हैं, खुद ही एक इवेंट तख्लीक करते हैं अपने दिमाग के अंदर, खुद ही उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं, खुद ही एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। अब तोसी के बारे में कम अज़ कम पीटीआई को लबकुशाई करते हुए, बात करते हुए 1000 बार अपने दामन में झांकना चाहिए। अभी जो चीज़ें हुई नहीं हैं, मफरूज़ों की बुनियाद पे वो एक अगर तमाशा लगाना चाहते हैं तो लगाते रहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह जो मामूलात और कानून के तकाज़े हैं उसके मुताबिक निज़ाम चलेगा। चलें, ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्त सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस जारी हुए हैं और इसी के साथ साथ जो बजट इजलास आ रहा है, इजलास के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या फिर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी और जो इस वक्त मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है उसको पीटीआई मुसलसल मुस्तरद कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब। सर, सबसे पहले तो अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला है वो आपके सामने है कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, वहाँ पर जो सीटें दी गई उस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको जो नशिस्तें मिलनी थी वो नहीं मिली। अब ये इशू जो है वो टेकअप होने जा रहा है, समाअत होने जा रही है, लेकिन इस हवाले से एक कन्फ्यूजन है कि शायद PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि वाकई ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये तासुर जो है वो दुरुस्त नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ आप कह सकते हैं ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया है हमारे साथ माजी के अंदर, वो कैसा नहीं है। हर वो केस जिसके अंदर काज़ी साहब बैठे हैं उसमें फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ गया है। वो बल्ले के इंतखाबी निशान के छीनने से लेके अब जहाँ तक भी चले जाएँ। और अभी चूँकि ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक महदूद नहीं है। इन नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर फैसला होगा कि आया हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलती है या नहीं मिलती। अगर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो उस सूरत के अंदर हुकूमत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन भी दे सकती है और आईनी तरामीम भी लेकर आ सकती है। तो हमारा नुक्ता नज़र ये है कि चूंकि गुज़श्ता काफ़ी अरसा से काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाला से बारहा बात हुई और दो मरतबा तो हुकूमत ने बड़ा कैटेगराइज करके अपना इंटेंशन भी क्लियर किया कि हुकूमत भी काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है। तो वो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस फैसले के डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे, तो इस सूरत हाल की वजह से मेरा नुक्ता नज़र यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये बेंच, लार्जर बेंच जो था, उससे काम चल सकता था। फुल कोर्ट बनाया, खुदा जाने किस वजह से बनाया गया या जो भी बनाया गया, लेकिन हमारा एक नुक्ता नज़र है कि काजी साहब को शायद इस बेंच में नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, ये जो तासुर है तोसी के हवाले से, इसको तो हुकूमत वो मुसलसल रिजेक्ट भी कर रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बात भी की थी कि उम्र के हवाले से या इस हवाले से कोई हम तायुन कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अभी आपसे पहले हम इरफान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उससे पहले एक मरतबा अपने बादियों नज़र के अंदर इस राय का इजहार किया था और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो बाकायदा, चूंकि वो लॉ मिनिस्टर हैं और बड़ी अहम सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने ही अपने बयान के अंदर ये कहा था कि हम उम्र के हवाले से जो है वो नज़रसानी करना चाहते हैं। तो जब हम उम्र के हवाले से वो नज़रसानी करना चाहेंगे तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और उन्होंने दबे अल्फाज में उस बात का इजहार किया भी था उस वक्त कि अगर एक्सटेंशन हो भी जाए तो इसमें कोई मायूब चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हामिद रज़ा साहब, इसी के साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो एक ट्वीट जो तहरीक इंसाफ के बानी के अकाउंट से खास तौर पर हुआ, तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। मुख्तलिफ बयान आता है, अब नोटिस भी जारी हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर अब तनकीद ये हो रही है, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि CM पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए और इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ट्वीट है ये 9 मई से भी ज़्यादा संजीदा इशू है। आप समझते हैं कि वाकई ये गलती थी, ये कैसे ट्वीट हुआ, नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ जहाँ तक उस ट्वीट का ताल्लुक है, उस ट्वीट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। इमरान खान साहब ने जस्ट एक बात कही कि हमीदुर रहमान कमीशन का मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके अंदर जो रोल था जनरल याहिया का, वो पूरी कौम के सामने आना चाहिए। मैं 2 रोज़ कबल इमरान खान साहब से जेल में मिला, वहाँ पर इमरान खान साहब ने कैटेगराइज करके इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि ना तो इस ट्वीट का मकसद फौज को बहसीयत इदारा मैलाइन करना है और ना ही इसकी कोई इंटेंशन इस नौयत की है कि हम अपने इदारों के ऊपर अदम एतमाद करें या हम अपने इदारों को मुतनाज़ा करें। तो जब उन्होंने ये बात कर दी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतना को वावेला करने की जरूरत है। लेकिन अगर उन्होंने ये एडमिट किया कि ये जो ट्वीट हुआ है ये उनकी मर्जी से हुआ है या उनकी हिदायत के मुताबिक हुआ है। ट्वीट देखें, इमरान खान साहब
के पास जेल के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी तो है नहीं कि वह वहां से ट्वीट कर सके, ना उनके पास लैपटॉप है, ना उनके पास सेल फोन है। जो ट्वीट का कंटेंट है, उसमें जो वीडियो है, मेरी अपनी एक पर्सनल फीलिंग है कि इमरान खान साहब को शायद उस वीडियो से पूरी आगाही नहीं है। इमरान खान साहब के इल्म में है कि हमीदुर रहमान कमीशन के हवाला से ट्वीट किया गया है और जनरल यहिया के किरदार के हवाले से ट्वीट किया गया, तो उसके ऊपर ही इज क्लियर कि जी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसमें हम इदारों को मलाइन कर रहे हैं या पाकिस्तान की फौज को मलाइन कर रहे हैं। दूसरी एक मेरी बड़ा अहम नुक्ता नजर है, देखिए इमरान खान साहब के ट्वीट में तो सिर्फ ये बात कही गई कि आप हमीदुर रहमान कमीशन का मुताला करें, बट ऑन द अदर हैंड साइड इसी हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर जो अल्फाज मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इस्तेमाल किए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस्तेमाल किए, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तेमाल किए, उन अल्फाज की संगीनी इमरान खान के अल्फाज से 10 टाइम्स ज्यादा है। यानी वहां पर उन्होंने गद्दार जर्नलों को पाकिस्तान के परचम में लपेटकर उन्हें कब्र में उतारने की बात की कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। वहां पर उन्होंने ख्वाजा साद रफीक साहब का अगर आप ट्वीट देखें तो ये कहते हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन ने वाज़ेह कर दिया कि प्रो पाकिस्तानी बंगालीज और पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में मेन किरदार अदा करने वाली बांग्लादेश की लीडरशिप को किस तरीके से मकतबानी का एजेंट बनने पर मजबूर किया गया। तो ये उनके अल्फाज की नौयत और इमरान खान के अल्फाज की नौयत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर लेकिन सर आपने मुलाकात में क्या आपने सर मुलाकात में क्या समझा कि ये जो ट्वीट हुआ है खान साहब की हिदायत के मुताबिक हुआ है या वो ट्वीट करने के बाद खान साहब को आगाह किया गया है कि हमने ये ट्वीट किया है, सोशल मीडिया टीम ने ये ट्वीट किया है? नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जो डायरेक्ट खान साहब से हमा वक्त तो हिदायत मिल नहीं सकती जी, हफ्ते में सिर्फ एक दिन मुलाकात होती है। तो खान साहब का ये ट्वीट जो है सोशल मीडिया की तरफ से जो किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से, लेकिन जब उन्हें बताया गया है कि हमीदुर रहमान कमीशन के हवाला से और जनरल यहिया के किरदार के हवाला से ट्वीट किया गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें बुरी चीज कौन सी है, इसमें मायूब चीज कौन सी है? जिन किरदारों ने लेकिन वीडियो अपलोड करने का मामला खान साहब के नोटिस में नहीं है। वीडियो का कंटेंट मेरा ख्याल है कि खान साहब के नोटिस में नहीं है जी। दैट इज माय पर्सनल फीलिंग अगेन। इसके ऊपर कोई ऐसा डायरेक्ट, चूंकि हमारा मुलाकात का टाइम था 35 मिनट, मैं आपको अर्ज करता हूं जी, हमने उसके ऊपर खान साहब से पूरी क्लैरिटी लेनी थी। हमारा मुलाकात का टाइम था 35 मिनट का जी। ठीक 15 मिनट के बाद पुलिस के अहलकार ना सिर्फ खान साहब के कमरे में तो पहले खड़े होते हैं, 2 मजीद अहलकार दाखिल हो गए और हमारे कमरे में जिस जो शीशे के दूसरी साइड पे हम बैठे हुए थे वहां पर पुलिस एहलकार दाखिल होकर उन्होंने तो हमें बाजुओं से पकड़ के बाहर निकालना शुरू कर दिया। 35 मिनट की मुलाकात को जब 15 मिनट में वाइंड अप किया जाएगा, और अभी हम इस इश्यू के ऊपर बात करना शुरू ही हुए थे खान साहब से कि पुलिस ने आकर तो हमें उठाना शुरू कर दिया वहां से, इसलिए हम इन डिटेल उनका उससे नहीं पूछ सके जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हामिद रज़ा साहब, अब आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से, जाहिर है जो मुज़ाकरात के हवाले से मुसलसल आपको एक पेशकश भी की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन दूर हुई है कि तहरीक इंसाफ या जो आपकी जमात के अरकान इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो पहले PTI में थे, वो मुज़ाकरात किससे चाहते हैं या आपकी नज़र में किससे होने चाहिए? क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है, कभी आप कहते हैं कि 3 जमातों के अलावा सारों से बातचीत होगी, कभी आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, कभी आप कहते हैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे। तो मुज़ाकरात किससे होंगे, ये बात क्लियर हुई है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं जी, ये बात कही जाती है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। ये मुज़ाकरात की ऑफर ऐसे नहीं होती जनाब। मुज़ाकरात का एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। आप मुज़ाकरात के लिए एक टीम बनाते हैं, वो टीम आप दूसरी पार्टी की तरफ भिजवाते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं। क्या हुकूमत ने कोई टीम बनाई? हरगिज नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकरात की ऑफर कहाँ की? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, कौमी असम्बली में की। मैं उस वक्त ऐवान में इजलास में मौजूद था जिस वक्त वजीर दाखिला ने मुज़ाकरात की ऑफर की, और जिस वक्त वो मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे थे दैट सेम मोमेंट हमारे मुख्तलिफ MNAs और MPs को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वजीर दाखिला ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर मुज़ाकरात की पेशकश की। उस टाइम के ऊपर भी यही हो रहा था। हमारे इजाजतनामे कैंसिल कर दिए गए थे, हमारे अराकीन को दाखिल होने से रोका जा रहा था और जबरदस्ती की जा रही थी। तो क्या मुज़ाकरात इस तरीके से होते हैं जनाब? मुज़ाकरात करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है। ये सिर्फ हवाई फायरिंग की जा रही है हुकूमत की तरफ से।
हुकूमत लेकिन अपने सर सर आप से फिर सिर्फ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? अगर हुकूमत कमेटी बना देती है तो ये जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप तो पहले से ही ऐलान कर चुके हैं। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, फॉर्म 45, 47 और हमारे बेगुनाह कारकुनान की रहाई के हवाला से एजेंडा आइटम्स के ऊपर बैठ के हमसे बात करने के लिए तैयार है तो हम तैयार हैं जी। अच्छा, लेकिन इस वक्त आरिफ अलवी साहब को जो वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, आपकी नज़दीक जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई कि उनको टास्क क्या दिया गया है साहबजादा साहब, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? नहीं देखिए, मेरी चूंकि मैंने आपको पहले अर्ज किया, हमारी 35 मिनट की मुलाकात थी और 15 मिनट में ही हमें वहां से उठा दिया गया। हम तो जो चीजें 6-7 चीजें थी वो फाइनलाइज करके गए थे कि उनके ऊपर खान साहब से क्लैरिटी लेके आएंगे और खान साहब से एक तफसील के साथ मौका पूछ के आएंगे। उनमें से कोई एक बात भी हम मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। जहां तक आरिफ अलवी साहब का रोल है, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जाहिर है रियासत के सरबराह रहे हैं, रियासत के सदर रहे हैं, वो रियासत के हेड रहे हैं और उनकी बड़ी अहम सीट पर रहने की वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी की नौयत भी इंतहाई अहम है और उनके बयानात को कतन आपको सादा नहीं लेना चाहिए या सिंपल नहीं लेना चाहिए या उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जो भी टास्किंग उनके ज़िम्मे हुई है, मेरा ख्याल है वो अकॉर्डिंगली अपना फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये बयानात भी आ रहे हैं, हामिद रजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब हों या दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि काबीना के अंदर या हुकूमत के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है। ये मामला आप समझते हैं कि कितना आसान होगा पाबंदी लगाना? किस बात के ऊपर पाबंदी लगाएंगे? पाकिस्तान में पाबंदी को ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं लग सकती। आगे आपने बल्ले का वो कह रहे हैं आपको फंडिंग हो रही है, आप डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको फॉरेन फंडिंग हो रही है, इन बेसिस पे। जब राना सनाउल्लाह फौज के खिलाफ बोलता था, जब नवाज शरीफ अजमल कसाब को बम्बई हमलों का जिम्मेदार ठहराता था, जब जनरल फैज और जनरल बाजवा को कटहरे में लाने की बात नवाज शरीफ ने अवामी इज्तिमात के अंदर की, तो क्या ये फौज को फूल पेश किए जा रहे थे? क्या ये फौज के साथ इजहार मोहब्बत किया जा रहा था, इजहार हमदर्दी किया जा रहा था? जो हमने को दहशतगर्दी कर दी है या हमने को बगावत कर दी है या को हमने इस किस्म का मामला कर दिया, को खुदा का खौफ करें। ये मौसूफ जो हैं, ये इस किस्म के जो दूसरे जो हाईजैकर्स हैं, उनका तो काम ही है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जिस दिन मुशीर बने हैं उससे एक दिन पहले तक इनके बयानात क्या थे? इनके बयानात थे कि इलेक्शन में रेगिंग हुई है, इनके बयानात थे कि फॉर्म 47 और 45 के ऊपर पीटीआई के तहफुजात सही हैं, इनके बयानात थे कि इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहिए, इनके बयानात थे कि इमरान खान एक हकीकत है, उसके साथ बैठना पड़ेगा, इनके बयानात थे कि कौम इमरान खान को अपना लीडर मान चुकी है। जिस दिन ये मुशीर बन गए इन बयानात की बुनियाद के ऊपर, उसके बाद इन्होंने दोबारा पुरानी हर्जा सराई शुरू कर दी। ये हो गया, वो हो गया, को हमने डिजिटल दहशतगर्दी कर दी, नॉन डिजिटल दहशतगर्दी कर दी। यार हमसे ज्यादा दहशतगर्द ये है, हमसे ज्यादा बागी ये है, हमसे ज्यादा रियासत का नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, हमसे ज्यादा फौज के बारे में बकवास इन्होंने की है। हमने तो फौज को कहा कुछ नहीं है। क्या फौज के किसी एक ऑफिसर से अगर आपका इख्तिलाफ राय हो जाए तो हमें इतना भी इस्तेहकाक नहीं है कि हम ये बात एहतराम के साथ कह सके कि जनाब इस बात के ऊपर हमारा आपके साथ इख्तिलाफ है? हमने तो पूरी फौज को मिलाई नहीं किया। किसने कहा था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी शहरी? छोटी स्टेटमेंट थी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो एमक्यूएम वफाक में वज़ारतें मांग रही है और ख़ास तौर पर फिर सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है, कराची में जो अपना मान की सूरत हाल है, इस मामले पर हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रही है, या जो हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके वफाक में वज़ारतें मांगी गई हैं, इस हवाले से या फिर कराची की सूरत हाल के हवाले से जो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, बात करते हैं। मुर्तज़ा वाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वाब साहब। इस वक्त एमक्यूएम की जो तनकीद है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हाल ही में
आपका एक बयान भी हमारी नज़र से गुजरा कि सिंध की जानिब से जो वफाक की तरफ देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर बजट में फ़ंड्स के हवाले से आपका बयान था कि वफाक जो है वो बजट में फ़ंड्स जो है वो ख़ास तौर पर कराची के लिए मुख्तस करे। क्या आप समझते हैं, हाल ही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात भी की थी वज़ीर आज़म से, क्या तवक्कुआत रख रहे हैं कि जो वफाक ने पूरी नहीं की, आप समझते हैं कि इस बजट में ये चीज़ें होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिर, कराची शहर जो है वो पाकिस्तान का मुआशी एतबार से, सनती एतबार से कैपिटल करार दिया जाता है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान को तकरीबन कोई 60 से 65% रेवेन्यू कमा के देता है। 2 हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हैं जो कि तमाम जो इनकम कलेक्ट करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं, जो रेवेन्यू है वफाक के पास जाता है। बदकिस्मती के साथ जो वफाक की फोकस होना चाहिए कराची शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, मैं समझता हूँ वो ना होने के बराबर है। अगर आप दुनिया भर पर नज़र डालें, जिन जिन शहरों के अंदर बंदरगाहें होती हैं, वो बंदरगाहें कंट्रीब्यूट करती हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो रुझान हमें कराची के हवाले से देखने को नहीं मिलता। तो मैंने इस हवाले से इस चीज़ को वज़ीर आज़म के सामने गोशगुजार किया है कि नए PHDP के अंदर आप कराची शहर के लिए कराची पैकेज को भी अनाउंस करें, और जो पुराने पैकेजेस आपके थे या पुराने आपने मंसूबे अनाउंस किए थे, मैं समझता हूँ उनको भी मुकम्मल करने की ज़रूरत है। 10 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ, अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो एलोकेशन रिक्वायर्ड है, एलोकेशन डिजर्व करता है कराची शहर बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो वजीर आज़म पाकिस्तान अपने बजट में मुख्तस करेंगे। लेकिन मुर्तज़ा अहबाब साहब, इस वक्त तो आप वफाक में जो हुक्मरान जमात है आप उसके इत्तेहादी हैं, तो आपको ये बयानात क्यों देने पड़ रहे हैं? हाल ही में पीपल्स पार्टी के, जैसे मैंने जिक्र किया कि वफ़द ने मुलाकात भी की, तो ये मुलाकात में नुक्ता भी रखा गया है कि कराची को फोकस किया जाए, या आप समझते हैं कि नहीं अभी मुलाकात होगी तो ये रखा जाएगा? देखिए नादिर, मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, एक सूबाई सिंध की हुकूमत है और एक वफाकी हुकूमत है। मैं अपनी सिंध हुकूमत के हवाले से अपने पार्टी के चेयरमैन के पास, अपने वजीर आला के पास, अपने वज़रा के पास तो चले जाता हूँ और जो इशूज़ होते हैं उनके सामने हाईलाइट करता हूँ और बड़ा अच्छा मुस्बत रिस्पांस भी आता है और जो मदद कर सकते हैं वो मदद की जाती है। बदकिस्मती के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब शायद कराची को वो अहमियत शायद उनकी नज़र में नहीं है, बिकॉज मैं तो ये चाहूँगा कि बजट बनाते वक्त वो कराची शहर के मेयर से अपनी तजावीज़ लें और उनसे पूछें, जी बताइए कि क्या क्या चीज़ें वफाक भी कराची शहर के अंदर कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पाती। यहाँ तक तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे तो वज़ीर आला सिंध ने K4 के मंसूबे के हवाले से जो हमारा वाटर बोर्ड की समरी उनके पास गई हुई है, 77 अरब रुपए K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट की, जो कि सिंध हुकूमत के ताउन से मदद से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुकम्मल करने जा रहा है, उसकी जो रिक्वेस्ट है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो एक्निक में अप्रूवल के बावजूद 9 अगस्त 2023 से पेंडिंग है, और PC1 का जो सिलसिला है वो 2 साल से आगे पीछे जा रहा है। तो मुझे खौफ भी होती है, परेशानी भी होती है और अफसोस भी होता है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह करे कि नून लीग की जो हुकूमत है, नून लीग के जो वज़ीर आज़म है, वो कराची को वो इम्पोर्टेंस दें जो कराची शहर डिजर्व करता है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं, उनसे भी जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको यही कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, अपनी वजारतों के साथ साथ आप उनसे ये जरूर बात करें कि कराची शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक स्पेशल खुसूसी पैकेज आना चाहिए। कराची की आवाम ये डिजर्व करती है और उस पैकेज को इस्लामाबाद में बैठ के एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, वो कराची में बैठ के कराची के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो उसको एग्जीक्यूट करें। नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब वो तो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि कराची के अंदर एक कतरा पानी जो है वो लाइनों में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप टैंकर मंगवाएं तो टैंकर के जरिए आपको पानी मिल जाता है। ये तनकीद तो माजी में भी होती थी, टैंकर माफिया की एक टर्म यूज होती थी, तो ये तो आपके ऊपर वो तनकीद करते हैं कि वहां पर तो टैंकर माफिया है। आप आ जाइए, मैं आपको कराची के अंदर वो इलाके दिखा दूंगा जहां पर नलों में पानी आता है, नलकों में पानी आता है, और कुछ बदकिस्मत इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। उसकी बुनियादी वजह नादिर ये है कि कराची शहर के अंदर डेली 10 से 12 हज़ार अफराद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची शहर आ रहे हैं, तो वो अपने साथ अपना पानी थोड़ी लेके आते हैं,
वो पानी जो एग्जिस्टिंग आपका जिस तरीके से आपकी शहर की आबादी बढ़ रही है उस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं किया गया है। 2016 से वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाला एक इदारा है मुश्तरका मफादात काउंसिल, CCI उसको कहते हैं। आइन के आर्टिकल 153, 154 के तहत चलता है। मुराद अली शाह साहब जब वजीर आला बने थे उस जमाने में 650 MGD इजाफी पानी की रिक्वेस्ट जो कि हम K4 के जरिए इस्तेमाल करेंगे वो आज भी पेंडिंग है वफाकी उस इदारे के पास। अब हम क्या करें आप मुझे बताइए। तो MQM के जो दोस्त हैं वो मेरे ख्याल में प्लेइंग टू द गैलरीज बात करने के लिए इस तरह की इश्तियाल अंगेज बात तो कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो एक्चुअल काम करने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं ना आपके सामने, मैंने उनको कहा कि आप मुझे डेवलपमेंट पैकेज ना दें, आप कराची शहर के लिए डेवलपमेंट पैकेज लेकर आए कि कोई पैसे एलोकेट करें जो कि बजट में मुख्तस हो और कराची के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करके देंगे। आज कराची शहर के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 अरब रुपए के मंसूबे सिंध हुकूमत के इश्तराक से मदद से KMC डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रही है। कुछ पैसे KMC अपने वसाइल को इस्तेमाल करके खर्च कर रही है। अगर यही पैसे वफाक भी KMC को देगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम खिदमत कर पाएंगे। लेकिन मसला ये होता है कि हम अपनी मंफी सियासत में फंसे रहते हैं। लेकिन मुर्तज़ा साहब, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो कच्चे में डाकुओं की बात हुई, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हुई, फिर अब इवन कराची की अपनी जो अमन अमान की सूरत हाल है वहाँ पर आप देखें आज भी खबरें चल रही हैं कि डकैती के दौरान एक नौजवान को गोली मार दी गई। ये MQM भी कह रही है कि 16 साल से आपकी हुकूमत है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल अगर बेहतर नहीं तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? फिर वो करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। हाल ही में जो साबिक चेयरमैन थे एंटी करप्शन महकमे के, उनके आप बयानात देखें तो ये खराबियों का जिक्र तो MQM करती है। नादिर देखें, जो ये बड़े बदकिस्मत वाक़यात कराची शहर में मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से या स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से होते हैं, मैं समझता हूँ ना उसको कोई डिफेंड कर सकता है ना किसी को डिफेंड करना चाहिए। ये पुलिस के एंड पर कोताही है, हमारे निज़ाम के एंड पर कोताही है जिसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगेन हम इसको तनकीद की निगाह से देखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नादिर, एक जमाने में कराची दुनिया का खतरनाक तरीन शहरों में से एक शहर था जब MQM का राज था कराची शहर में। 40 साल इन लोगों ने कराची शहर के ऊपर हुक्मरानी की है। उस जमाने में क्या हालात थे, 12 मई 2007 की बात कर लें, बल्दिया सानहे की बात कर लें, दिन भर हफ्ते में एवरी वीक कोई पहियाजाम हड़ताल होती थी, कराची को बंद कर दिया जाता था। अब खुदा का शुक्र है कि कराची के अंदर उस तरह के हालात नहीं है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, एक्सटॉर्शन हो, भत्ता हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, उस तरह के वाकयात जो 90s में अर्ली 2000 में आपको सुनने को मिलते थे वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है इसको हंगामी बुनियादों पर एड्रेस करने की जरूरत है और हुकूमत के तौर पर बार बार पुलिस हुकाम से यही बात की जाती है कि दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, दे हैव टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, ताकि हमारे नौजवानों का जो नुकसान हो रहा है, हमारी कौम का जो नुकसान हो रहा है, ये ना हो। चलें, ठीक है। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़िम सिद्दीकी साहब, साहिबजादा अहमद रज़ा साहब और मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अहम गुफ्तगू की गई इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से, जो उन्होंने ट्वीट्स के हवाले से या ख़ास तौर पर जो तोसी के हवाले से उन्होंने बात की। हामिद रज़ा साहब ने इन तासुरात को मुस्तरद भी किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला है बरकरार है। मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कराची में अमन अमान की सूरत हाल और जो MQM की तनकीद है उस हवाले से हमने सवालात उनके सामने रखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।